हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय एमपी सर्कल में 2022 में जो एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए जो कॉमन एग्जाम हुआ था उसके पेपर फर्स्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि गोवा राज्य किस डाक परिमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा जो स्टेट है वो किस पोस्टल सर्विस के जुरिडिक्शन में आता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे कई सर्कल्स हैं जो कि अपने स्टेट की सीमाओं से अलावा, अपने स्टेट की जो सीमा है, अपने राज्य की जो सीमा है, उस राज्य की सीमा के अलावा अन्य किसी क्षेत्र को या अन्य किसी राज्य को या अन्य किसी यूनियन टेरिटरी को, केंद्र शासित प्रदेश को अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे महाराष्ट्र सर्कल जो है, महाराष्ट्र जो पोस्टल सर्कल है उसमें महाराष्ट्र राज्य के अलावा गोवा राज्य का भी क्षेत्र शामिल है, गोवा राज्य का भी क्षेत्र शामिल है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र सर्कल, यानी कि जो गोवा है वो महाराष्ट्र सर्कल के अंडर में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। जो महाराष्ट्र सर्कल है, महाराष्ट्र जो सर्कल है उसमें महाराष्ट्र राज्य के अलावा जो गोवा स्टेट है, गोवा राज्य है, उसको भी ये अपने पोस्टल सर्कल में शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है सेना डाक सेवा का मुख्यालय किस शहर में है। यानी कि जो आर्मी पोस्टल सर्विसेज है, जिसे हम लोग एपीएस के नाम से भी जानते हैं, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है और आर्मी के जो लोग हैं उनकी सेवाओं के लिए एक अलग से सर्कल है जिसे बेस सर्कल के रूप में जानते हैं। आर्मी पोस्टल सर्विस की सेवाओं को प्रोवाइड करवाने के लिए बेस सर्कल है वो बनाया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया में कितने सर्कल्स हैं या भारत को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने सर्कल्स में बांटा गया है, तो उसका आंसर होगा 23। और इसके अलावा एक और सर्कल है जिसे बेस सर्कल के रूप में जानते हैं, जो कि आर्मी के लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। उसका नाम है आर्मी पोस्टल सर्विस या बेस सर्कल के नाम से भी जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और आपने दो शब्द सुने होंगे 56 एपीओ और 99 एपीओ। तो आपको यह बताना है कि एपीओ का पूरा नाम क्या होता है। आपको क्या बताना है, एपीओ का पूरा नाम क्या है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे प्रश्न में पूछा गया पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी क्लासेस। डाकघरों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो पोस्ट ऑफिस को टोटल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है एचओ, दूसरा एसओ, तीसरा है बीओ। और एसओ में और कौन सी एसओ को शामिल किया गया, इंक्लूडिंग ईडीएसओ। और बीओ में ईडीबीओ को शामिल किया गया है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे ऑप्शंस आए तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही आंसर है डाकघरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 डाक शुल्क का भुगतान निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्य नहीं है। यानी कि अगर किसी पोस्टल आर्टिकल पर कोई चार्जेस हैं तो उनका भुगतान कैसे किया जा सकता है, डाक शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। तो डाक शुल्क का भुगतान आप लोग पोस्टेज स्टैंप्स, डाक टिकटों के माध्यम से कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, नगद रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है उसके माध्यम से कर सकते हैं। ये 3 माध्यम आपको बताए गए हैं। तो कौन सा नहीं है, रेवेन्यू स्टैंप्स के माध्यम से हम लोग डाक शुल्कों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पांचवें प्रश्न में पूछा गया फिलेटेलिक ब्यूरो निम्नलिखित में से किन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिलेटेली का जो ब्यूरो है वो किन को सेवाएं प्रोवाइड करवाता है, तो वो जो
टिकट कलेक्टर्स है, यानी कि जो डाक टिकटों को जो लोग इकट्ठा करते हैं, डाक टिकटों को जो लोग इकट्ठा करते हैं, उनकी कलेक्शंस को पूरा करने के लिए फिलैटेली ब्यूरो बनाए गए थे, फिलैटेली ब्यूरो बनाए गए हैं और यहाँ पर डाक टिकटों से संबंधित कार्यों को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, छठवें प्रश्न में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है। फ्रैंकिंग मशीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टैंपिंग मशीन, बिल्कुल सही है। फ्रैंकिंग मशीन एक स्टैंपिंग मशीन है। फोटोकॉपी मशीन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी कैश काउंटिंग मशीन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी वेटिंग स्केल, वेटिंग मशीन, वेटिंग मशीन का मतलब है कि भार को तोलने के लिए जो मशीन है, वजन को तोलने की मशीन है, वो बिल्कुल गलत है। फ्रैंकिंग मशीन एक स्टैंपिंग मशीन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। फ्रैंकिंग मशीन का जिक्र पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के क्लॉज नंबर 11 यानी कि रूल नंबर 11 में है। और फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित जो शब्द है यानी कि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जो शब्द हैं वो किससे संबंधित है? वो फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है? तो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो मंडल प्रमुख जारी करते हैं। और मंडल प्रमुख यानी कि डिवीजन के प्रमुख कौन होते हैं? तो जो अधीक्षक होते हैं डाकघर के, वो डाकघर के मंडल के प्रमुख होते हैं। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, एसपी पोस्ट ऑफिस लिखा हो या एसपीओज लिखा हो, दोनों एक ही बात है, वो लाइसेंस जारी करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो कैसी होती है? तो फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है। फ्रैंकिंग मशीन को हम लोग कितने भी अमाउंट की कर सकते हैं, उसकी ऊपरी कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी अमाउंट की छाप हम लोग इस पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली बात यह है कि फ्रैंक्ड आर्टिकल्स जो होते हैं जिन पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगती है उसे बोलते हैं फ्रैंक्ड आर्टिकल। फ्रैंक्ड आर्टिकल को जब लाइसेंस जारी करते हैं तो उस समय पर 2 पोस्ट ऑफिस बताई जाती हैं और उन 2 पोस्ट ऑफिस में ही इन फ्रैंक्ड आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से लेटर बॉक्स में फ्रैंक्ड आर्टिकल को पोस्ट कर दिया, फ्रैंक्ड आर्टिकल को गलती से लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, डाल दिया, तो उस आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल की तरह माना जाएगा, अनपेड आर्टिकल की तरह माना जाता है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक पत्र को निम्नतम कितने डाकघरों की मोहर द्वारा मोहरित होना चाहिए? यानी कि एक पत्र है या कोई पैकेट है या कोई पार्सल है, इस पर कम से कम कितने डाकघरों की मोहर लगी होनी चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कि एक पत्र या पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में पूछा गया है सामान्यतः टिकट को लिफाफे के पते की तरफ किस स्थान पर लगाया जाता है? ये आपका पोस्टल आर्टिकल है और इस पर इसी तरफ पता लिखा हुआ है। तो आपसे ये पूछा गया है कि डाक टिकटों को कहां पर लगाते हैं? तो डाक टिकटों को राइट हैंड का जो टॉप कॉर्नर है यानी कि दाहिने हाथ का जो ऊपरी कोना है वहां पर डाक टिकटों को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये आपका पोस्टल आर्टिकल है, इस पर भेजने वाले का, प्रेषक का एड्रेस कहां लिखा जाता है? तो प्रेषक का एड्रेस लिखा जाता है बाएं हाथ पर जो निचला वाला जो कोना है, निचला जो कोना है, नीचे वाला जो कॉर्नर है, बॉटम जो कॉर्नर है, नीचे वाला जो कोना है, वहां पर प्रेषक यानी कि भेजने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आर्टिकल मींट टू फॉरेन कंट्रीज एड्रेस शुड बी रिटन इन विच लेटर? यानी कि कोई आर्टिकल विदेशों को प्रेषित किए जाते हैं, विदेशों को प्रेषित डाक में पता किन अक्षरों में लिखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। किसी आर्टिकल को विदेश में भेजना है, इस पर एड्रेस कैसे लिखा जाता है? तो इस पर लिखा जाता है कि रोमन में इसके लेटर यानी कि अक्षर लिखे जाते हैं और अरबिक से मतलब अरबी में इसके फिगर्स से मतलब इसके जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, वो लिखे जाते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया कि अक्षर किसके लिखे जाते हैं? तो अक्षर लिखे जाते हैं रोमन लैंग्वेज में, रोमन भाषा में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करते हैं ये लोग अक्षरों के अलावा अंकों की या बात करते ये लोग फिगर्स की
या बात करते हैं ये लोग डिजिट्स की, जो कि एक ही बात है दोनों तीनों, इसका आंसर होता आपका अरेबिक। इसका आंसर क्या होता? उसका आंसर होता अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, चयनित डाकघरों पोस्ट बॉक्स की सुविधा का निर्धारण कौन प्राधिकारी करता है? यानी कि पोस्ट बॉक्स जो होते हैं वो कुछ चुनिंदा डाकघरों में ही होते हैं। इस बात का आप लोग पहले ध्यान रखें, कुछ चुनिंदा डाकघरों में ही होते हैं। और ये चुनिंदा डाकघर कौन से होंगे, इस बात का निर्धारण कौन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो चुनिंदा डाकघर है वो हेड ऑफ द सर्किल, क्या लिखा हो आपके लिए? हेड ऑफ द सर्किल अगर लिखा हो, जिसे शॉर्ट में हम लोग HOC कहते हैं, या आपका लिखा हो सर्किल प्रमुख, या आपका लिखा हो कहीं पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। अगर ये शब्द लिखे हो, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है। तो इनका निर्धारण कौन करता है? पोस्ट बॉक्स किस ऑफिस में जारी किए जाएंगे या कहां पर पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध होगी, ये निर्धारण करने का काम हेड ऑफ द सर्किल, HOC या CPMG या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया है कि प्राधिकृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रेषित सरकारी डाक पर क्या लिखा होता है? तो जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं, अगर उनको कोई सरकारी कर्मचारी अगर भेजता है, गवर्नमेंट का अगर कोई ऑफिसर भेजता है किसी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को, कोई गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल भेजता है, सरकारी कर्मचारी अगर भेजता है, तो ये पूछा गया आपसे कि उस समय वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो उस समय पर OIGS शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इस OIGS शब्द की आपसे कई बार पूरा नाम भी पूछा गया है, और इसका पूरा नाम है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। इन सारे शब्दों की जो फुल फॉर्म है आप लोग इंग्लिश में ही याद रखें। इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक्स्ट्रा फैक्ट वाली बात यह है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल से संबंधित जो रूल्स है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट, PO गाइड पार्ट फर्स्ट है, उसका सेक्शन नंबर 3 है। उसमें ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल से संबंधित रूल्स है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 3 में ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल से संबंधित रूल्स आपको बताए गए हैं। इसके अलावा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को 2 लोग भेज सकते हैं। कौन से लोग भेज सकते हैं? एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल भेज सकता है, सरकारी आदमी भेज सकता है, और इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, जैसे कोई प्राइवेट लोग हैं या अन्य कोई प्रतिष्ठित इंसान है, वो इनको भेज सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जब भी भेजते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को, वो OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अन्य लोग जब भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स भेजते हैं तो वो लोग ऑन सर्विस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अन्य लोग जब भी भेजेंगे तो कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? अन्य लोग जब भी भेजेंगे तो वो लोग ऑन सर्विस सेवा में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजने की अनुमति किनको दी जाती है? कौन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को भेज सकता है? तो ऐसे लोग जो सर्विस स्टैंप्स, सेवा टिकट, सर्विस स्टैंप्स को जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वही लोग ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया, स्पीड पोस्ट के अंतर्गत भेजे जाने वाले कंसाइनमेंट का अधिकतम भार सीमा क्या है? स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम कितने वजन का आर्टिकल हम लोग भेज सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 35 किलोग्राम तक के आर्टिकल को हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, किसका पंजीकरण अनिवार्य है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, बुक्स एंड पैटर्न पैकेट्स, इसका बीमा अनिवार्य है, ये जरूरी नहीं है इसका बीमा हो। ऑप्शन नंबर बी,
ब्लैंड लिटरेचर पैकेट्स, ब्लैंड लिटरेचर पैकेट जरूरी नहीं है कि इनका बीमा हो, इनका रजिस्ट्रेशन हो, बीमा नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन हो, जरूरी नहीं है कि इनका पंजीकरण हो। ऑप्शन नंबर सी, एनी पार्सल नॉट एक्सीडिंग 4 किलोग्राम इन वेट, यानी कि कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा हो, 4 किलोग्राम से अधिक ना हो, उसका भी बीमा जरूरी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एन इंश्योर्ड आर्टिकल, कोई बीमा आर्टिकल है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसका पंजीकरण अनिवार्य होता है। पंजीकरण किनका अनिवार्य है? सबसे पहले आप लोग वो देखें, पंजीकरण किसका अनिवार्य होता है, रजिस्ट्रेशन किनका कंपलसरी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं, पॉइंट नंबर ए, कोई भी बीमित आर्टिकल है, कोई भी बीमित वस्तु है, इसका पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसी आर्टिकल पर अगर रजिस्टर्ड शब्द लिखा है, क्या शब्द लिखा है? रजिस्टर्ड, या रिकमेंडेड शब्द लिखा है, उसका भी बीमा होना अनिवार्य है। अगर कोई 4 किलोग्राम से ज्यादा का पार्सल है, 4 किलोग्राम से ज्यादा का कोई पार्सल है, उसका बीमा कंपलसरी है। कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है, कोई भी बीपी आर्टिकल है, उसका बीमा भी कंपलसरी होता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है, बीमित वस्तु का पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के द्वितीय तिमाही में सुकन्या समृद्धि खाता की ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दरों वाले जो प्रश्न हैं उनको आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपने एग्जाम से पहले की जो ब्याज दरें हैं उनको याद रखना है। हम लोग इसका आंसर बता देते हैं। उस समय ब्याज दर थी 7.6% की, उस समय के लिए आंसर डी था। आप लोग कब पढ़ रहे हैं, कब वीडियो देख रहे हैं, उस समय आप लोगों की ब्याज दर क्या है सुकन्या पर, आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। ब्याज दरों को आप लोग याद करके जाएं। सुकन्या से संबंधित जो अदर फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि सुकन्या का खाता न्यूनतम 250 रुपए से खोला जा सकता है और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए जमा होने चाहिए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गर्ल चाइल्ड, कोई भी लड़की जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो, उनका सुकन्या का खाता खोला जा सकता है। कोई भी अभिभावक, कोई भी पेरेंट जिनके 2 लड़कियां हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 2 लड़कियों का सुकन्या खाता खोला जा सकता है। अगर दूसरी लड़की ट्विंस है, ट्विंस का मतलब क्या होता है? ट्विंस का मतलब होता है कि दूसरी जो लड़की है वो एक साथ 2 पैदा हुई, यानी कि एक पेरेंट्स की पहला बच्चा है लड़की, दूसरा जो बच्चा है वो 2 एक साथ हुए हैं, ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, और जुड़वा दोनों लड़की ही है, तो उस केस में तीनों लड़कियों का सुकन्या खाता खोला जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में 3 लड़कियों का खाता खोला जाता है। सामान्यतः एक अभिभावक की 2 लड़कियों का, 2 बच्चियों का खाता खोला जा सकता है सुकन्या वाला। तीसरा पॉइंट आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें कि सुकन्या खाते में 15 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना होता है, यानी कि जब भी आप लोग खाता खोलते हैं, खाता खोलने से 15 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है और खाता खोलने से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि 5 साल बाद सुकन्या के खाते को, एसएसए के खाते को प्री मैच्योर किया जा सकता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, प्री मैच्योर किया जा सकता है। ध्यान रखें, सुकन्या के खाते को 5 साल बाद, खाता खोलने के 5 साल बाद प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और प्रश्न बहुत अच्छा ये भी पूछा गया है
कि सुकन्या के खाते की परिपक्वता अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि खाता खोलने से 21 वर्ष पूर्ण होने पर, और ऑप्शन नंबर बी भी क्या दिया है, बी दिया है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष हो गई है, 18 वर्ष की उम्र हो गई है। ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो ध्यान रखें, दोनों ही केसेस में 18 वर्ष की लड़की हो गई हो या खाते को 21 वर्ष पूर्ण हो गए, दोनों ही कंडीशंस में सुकन्या के खाते को मैच्योर रूप से बंद किया जा सकता है, उसकी परिपक्वता अवधि वही मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया वरिष्ठ नागरिक सेविंग स्कीम हेतु अधिकतम जमा राशि क्या है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम कितना पैसा आप लोग जमा कर सकते हैं, अधिकतम सीमा क्या है। इसका सही आंसर है वो है 15 लाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। SCSS के खाते से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खाते को अधिकतम 1000 रुपए से खोला जा सकता है, 1000 के गुणक में खोला जा सकता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि SCSS के खाते जॉइंट रूप में, संयुक्त रूप में सिर्फ और सिर्फ स्पाउस का मतलब होता है कि पति अपनी पत्नी के साथ में इस खाते को खोल सकता है और पत्नी अपने पति के साथ में इस खाते को जॉइंट रूप में खोल सकते हैं। किसी अन्य के साथ में जॉइंट अकाउंट SCSS वाला नहीं खोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पाउस के साथ ही खोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एकल मनी ऑर्डर जारी करने हेतु अधिकतम राशि कितने रुपए हो सकती है। तो मैक्सिमम एक EMO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर अधिकतम 5000 रुपए का बुक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम के लिए इसकी राशि क्या है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। न्यूनतम EMO 1 रुपए का बुक किया जा सकता है और अधिकतम 5000 रुपए का बुक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा लेने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया PLI की शुरुआत कब हुई। PLI की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। PLI से संबंधित और प्रश्न ये पूछे गए हैं, PLI को मिनिमम न्यूनतम 20,000 रुपए से खोला जा सकता है, अधिकतम 50 लाख रुपए की PLI की जा सकती है। इसमें 6 प्रकार की पॉलिसी आपको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया है ग्रामीण डाक जीवन बीमा, जिसे शॉर्ट में RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, किस कमेटी की अनुशंसा पर शुरू की गई थी। तो 24 मार्च 1995 को RPLI की शुरुआत की गई और किनकी कमेटी की सिफारिश की, तो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर RPLI की शुरुआत की गई थी 24 मार्च 1995 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, जिसे शॉर्ट में PDA कहते हैं, खोलने हेतु निम्नतम राशि कितनी रुपए है। तो फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट PDA 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, दूसरा है फॉरेन यानी कि विदेशी। जब भी डोमेस्टिक खोला जाएगा PDA अकाउंट तो इसे न्यूनतम 200 रुपए से खोला जा सकता है। और बात करें फिलैटेलिक के फॉरेन की वाली यानी कि PDA अकाउंट की, तो PDA अकाउंट विदेशी रूप में यानी कि फॉरेन के जो PDA अकाउंट है वो 1000 रुपए से खोले जाते हैं। PDA अकाउंट 2 प्रकार के, पहला डोमेस्टिक दूसरा फॉरेन। न्यूनतम डोमेस्टिक वाला 200 रुपए से खोला जाएगा और फॉरेन वाला 1000 रुपए से खोला जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें। ऑप्शंस आपको 1000 नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें
कि पीडी अकाउंट डोमेस्टिक वाला ही पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि दीनदयाल स्पर्श योजना जो कि डीडीएसवाई का पूरा नाम है के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्रतिवर्ष क्या है। तो डीडीएसवाई दीनदयाल स्पर्श योजना का पूरा नाम है। तो डीडीएसवाई में एक महीने में 500 रुपए, एक महीने में 500 रुपए और पूरी वर्ष में कितने रुपए हो गए 6,000 रुपए। तो प्रति वर्ष 6,000 रुपए, एक महीने में 500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। दोनों ही पॉइंट्स याद रखें। और इसका जो पेमेंट है वो कैसे किया जाता है इस बात का ध्यान रखें। पेमेंट तिमाही रूप से किया जाएगा। तिमाही से मतलब 15 गुणा 3, तिमाही का मतलब हो गया एक बार में आपको 1,500 रुपए दिए जाएंगे और 1,500 रुपए 4 बार में कितने हो गए टोटल 6,000। इस तरीके से भी आप लोग इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना है, आंसर है 6,000 रुपए प्रति वर्ष। महीने का पूछा जाता तो 500 रुपए, तिमाही का पूछा जाता तो 1,500 रुपए और डीडीएसवाई का पूरा नाम पूछा जाता तो दीनदयाल स्पर्श योजना इसका नाम है। और डीडीएसवाई क्यों दी जाती है इसका भी ध्यान रखें। ये डाक टिकटों में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं, उन बच्चों के लिए थी और स्कूली बच्चों के लिए थी। स्कूली बच्चों से मतलब है कि जो बच्चे अभी 6वीं क्लास में या 7वीं में या 8वीं या 9वीं में है, यानी कि 6 से लेकर के 9वीं क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में गैर पता पोस्टल आर्टिकल संबंधी बिजनेस किस वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो अनएड्रेस्ड पोस्टल आर्टिकल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी है डायरेक्ट पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायरेक्ट पोस्ट जब भी इन आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाता है तो न्यूनतम 1,000 आर्टिकल्स को पोस्ट करना ही होता है। डायरेक्ट पोस्ट में बात करें बीएमएस का मतलब है बिल मेल सर्विस। बीएमएस का पूरा नाम है बिल मेल सर्विस। बिल मेल सर्विस के जब आर्टिकल्स को एक साथ पोस्ट किया जाएगा तो इस समय जो लिमिट है वो 5,000 है। और बीएमएस को थोड़ा सा बढ़ा दें, एनबीएमएस कर दें। एनबीएमएस का पूरा नाम है नेशनल बिल मेल सर्विस। तब न्यूनतम जो आर्टिकल्स की जो लिमिट है वो बढ़कर के कितनी हो जाएगी, वो लिमिट बढ़ के हो जाएगी 10,000। इन पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया है थोक ग्राहक की श्रेणी हेतु किसी ग्राहक को न्यूनतम मासिक स्पीड पोस्ट बिजनेस कितने रुपए की होगी। सिंपली इसमें यह पूछा गया है कि जो स्पीड पोस्ट होती है वहां पर कस्टमर को बीएनपीएल का पूरा नाम है बुक नाउ पे लेटर की फैसिलिटी मिलती है। तो उसके लिए कस्टमर को थोक कस्टमर का होना जरूरी है, यानी कि थोक कस्टमर का होना जरूरी है। तो थोक कस्टमर किसे कहेंगे स्पीड पोस्ट के मामले में, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा कोई कस्टमर, ऐसा कोई ग्राहक जो महीने में कम से कम 10,000 रुपए की स्पीड पोस्ट किसी ऑफिस के काउंटर से बुक करवाता है उसे कहते हैं थोक कस्टमर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 10,000 रुपए का वो बिजनेस देते हैं। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि बीएनपीएल का पूरा नाम क्या है, तो उसका नाम है बुक नाउ पे लेटर। बीएनपीएल का पूरा नाम क्या है, बीएनपीएल का पूरा नाम है बुक नाउ पे लेटर, यानी कि अभी बुक करवाओ, आप लोग बाद में पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग इस क्रेडिट फैसिलिटी का यूज करते हैं वो जिस भी ऑफिस में अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं वो ऑफिस अगले महीने की 7वीं तारीख को बिल बना करके भेजते हैं कि आपने इतने की बुक करवा ली, पिछले महीने में आप इसका पेमेंट करें। और 7वीं तारीख से लेकर के महीने का जो अंतिम दिन है, वर्किंग डे है, उसके बीच में इस बिल का जो पेमेंट करना होता है, जो भी आपने पिछले महीने में स्पीड पोस्ट बुक करवाई है कस्टमर को, तो थोक कस्टमर इस बिल का पेमेंट इस अवधि के दौरान करता है। अगर नहीं करता है किसी कारणवश तो 12% सालाना के अकॉर्डिंग उनसे पेनल्टी लगाई जाती है। यहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है कि कोई भी बल्क कस्टमर, कोई भी थोक ग्राहक कितने रुपए का मासिक, कितने रुपए का मंथली या मासिक बिजनेस दे
कि वो छूट के लिए एलिजिबल हो जाए तो उसे कम से कम 50,000 रुपए का बिजनेस देना होगा और उनको छूट मिलती है। और छूट के जो क्राइटेरिया है आप लोग याद कर लें, वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया है कि चीफ पोस्ट मास्टर इज इन चार्ज ऑफ। तो चीफ पोस्ट मास्टर होते हैं वो कहां के इंचार्ज होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कहीं आपसे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की तो नहीं पूछ रहे हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के बारे में तो कहीं आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आप इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को दे देते हैं, जिससे आप लोग इस प्रश्न को और इससे संबंधित जो प्रश्न है उन सभी का आप लोग अच्छे से आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख सकते हैं कि कुछ चीजें आप लोग नोट लगा करके लिख सकते हैं। और वो नोट लगाकर लिखने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हेड ऑफिसेस को फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? प्रथम श्रेणी की जो एचओ है उसमें डिवाइड किया गया है। और ये जो एचओ है, ये जो एचओ है जो फर्स्ट क्लास की है वो किनके अंडर में आती है? फर्स्ट क्लास की जो प्रथम श्रेणी की जो हेड ऑफिस है वो किनके अंडर में आती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वो अंडर में आती है सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर। सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, इसको आप लोग इसी तरीके से नोट कर लें कि फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस है वो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर से अंडर में आती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं चीफ पोस्ट मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ पोस्ट मास्टर कहते हैं। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और नोट आगे आप लोग बढ़ाएं कि जो सेकंड क्लास की जो हेड ऑफिसेज होती हैं, फर्स्ट क्लास की कर ली आपने, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर उसके इंचार्ज हो गए जिसे हम लोग चीफ पोस्ट मास्टर कहते हैं। सेकंड क्लास की जो हेड ऑफिसेज हैं उनके इंचार्ज को क्या कहते हैं? उनके इंचार्ज होते हैं ग्रुप बी के ऑफिसर्स। कौन होते हैं? ग्रुप बी के ऑफिसर्स, ग्रुप बी के अधिकारी उनके इंचार्ज होते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? उनको हम लोग सीनियर सुपरडेंट के नाम से जानते हैं, एसएसपी के नाम से जानते हैं। तो नोट लगा के आप लोगों ने दोनों बातें लिख ली इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं प्रश्न की ओर कि चीफ पोस्ट मास्टर किसके इंचार्ज होते हैं? तो चीफ पोस्ट मास्टर फर्स्ट क्लास की हेड पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया ट्रांजिट मेल ऑफिस का तत्काल इंचार्ज कौन सा प्राधिकारी होता है? ट्रांजिट मेल ऑफिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग टीएमओ कहते हैं, टीएमओ के इंचार्ज या तो मेल गार्ड होंगे या फिर मेल एजेंट होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है, मेल गार्ड या मेल एजेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ट्रांजिट मेल ऑफिस का क्या काम है? बंद थैलों को प्राप्त करने का काम है और बंद थैलों को डिस्पैच यानी कि आगे भेजने का काम भी है। रिसीव भी करते हैं और डिस्पैच भी करते हैं। लेकिन शॉर्टिंग का काम, छटाई का काम टीएमओ ट्रांजिट मेल ऑफिस में नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया कि सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज पार्ट ऑफ विच ऑफिस? सेंट्रल बैगिंग यूनिट जैसे हम लोग सीबीयू या केंद्रीय बैगिंग यूनिट केबीयू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये आरएमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न में पूछा गया कि लावारिस आर्टिकल निस्तारण किस कार्यालय में होता है? अनक्लेम्ड आर्टिकल कहां पर भेजे जाते हैं? अनक्लेम्ड आर्टिकल हो, लावारिस आर्टिकल हो या ऐसे आर्टिकल जिन पर कोई क्लेम नहीं करता, या बिना पते वाले आर्टिकल्स हो जिन पर कोई एड्रेस ही नहीं हो, चाहे आधे अधूरे एड्रेस वाले हो, आधे अधूरे एड्रेस वाले आर्टिकल्स हो, आधे अधूरे पते वाले आर्टिकल्स हो, इन सभी से डील करने के लिए एक ऑफिस है जो कि सर्कल के हेडक्वार्टर पर स्थित होती है, जिसे कहते हैं हम लोग रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। क्या कहते हैं हम लोग उसे?
उसे कहते हैं रिटर्न लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस, और जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में उसे हम लोग RLO के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रश्न में पूछा गया है कि लेवल बंडल्स आर हाउ मैनी क्लासेस। लेवल बंडल है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो लेवल बंडल्स को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? लेवल बंडल्स को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है लिख लें आप लोग। सबसे पहले हम लोग लेवल बंडल को एक स्टेशन बंडल के रूप में डिवाइड करते हैं, और दूसरा है शॉर्टिंग बंडल। एक है स्टेशन बंडल, दूसरा है शॉर्टिंग बंडल। ये लेवल बंडल के दो प्रकार है। इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि जो लेवल बंडल है ये एक ड्यू बैग नहीं है। लेवल बंडल्स आर नॉट ड्यू। लेवल बंडल ड्यू बंडल्स नहीं होते हैं। और लेवल बंडल जो होते हैं उनके ऊपर, जैसे ये आपका लेवल बंडल है और इसकी नेक पर, इसकी गर्दन पर जो एक लेवल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चेक स्लिप। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें, उसे क्या कहते हैं? उसे चेक स्लिप के नाम से जानते हैं। इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेवल बंडल दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ड्यू बैग है? ड्यू बैग कौन सा है? इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लें कि ड्यू बैग्स जो होते हैं, ड्यू बैग्स वो बैग हैं जिनको चाहे आर्टिकल हो या नहीं हो बनाना पड़ता है। और नॉट अ ड्यू बैग वो बैग है कि अगर आर्टिकल है तो बैग बनाएंगे, नहीं आर्टिकल है तो नहीं बनाया जाएगा बैग। इनको कहते हैं ड्यू बैग और नॉट अ ड्यू बैग। तो कौन से बैग ड्यू बैग हैं, कौन से बैग ड्यू बैग नहीं है, इसकी आप लोग लिस्ट बना लें अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो। अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो इसकी लिस्ट हम लोग आपको दे देंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पार्सल बैग, ऑप्शन नंबर बी पैकेट बैग, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिट बैग, ऑप्शन नंबर डी कैंप बैग। तो ड्यू बैग ट्रांजिट बैग होते हैं, यानी कि कोई आर्टिकल जाए या नहीं जाए ट्रांजिट बैग आपको बनाना ही होगा, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। ट्रांजिट बैग को शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं पार्सल बैग, पैकेट बैग और कैंप बैग, ये नॉट आ ड्यू बैग है, ये ड्यू बैग नहीं है। अगर आर्टिकल है तो भेजेंगे, आर्टिकल नहीं है तो इन बैगों को बंद नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया है कि सुपरिटेंडेंट RMS ए ऑर्डर जारी करता है जो संबंधित है। तो पहला आप इस बात का ध्यान रखें कि ए ऑर्डर्स कौन जारी करता है, बी ऑर्डर्स कौन जारी करता है, या टीबी ऑर्डर्स कौन जारी करता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग ध्यान रख लें। तीनों ही ऑर्डर्स को RMS के अधीक्षक जारी करते हैं। RMS के अधीक्षक जारी करते हैं तीनों ही ऑर्डर्स को। ए ऑर्डर्स क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो ए ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिनमें यह बताया जाता है कि शॉर्टिंग लिस्ट में अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है, शॉर्टिंग लिस्ट में छटाई सूची में अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो उससे संबंधित ऑर्डर्स निकालने होंगे, तो उसे ए ऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बी ऑर्डर्स क्या होते हैं? बी ऑर्डर्स क्या होते हैं इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इन्हें RMS के अधीक्षक इन्हें जारी करते हैं। और जो RMS में कर्मचारी है, RMS में जो कर्मचारी है, जो कार्मिक है, वो उनको किस तरीके से काम करना है, उनकी गाइडेंस क्या है, गाइडेंस से संबंधित जो काम है कि काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से जो गाइडेंस समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाती है वो बी ऑर्डर के माध्यम से ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसी के साथ जो आपका पेपर फर्स्ट था, पार्ट ए था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।